नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 बहुपद से किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इससे संबंधित उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण 5 का अध्ययन हम करेंगे। चलिए लेते हैं उदाहरण नंबर 2। किसी द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें देखते हैं हमें क्या ज्ञात है। देखिए हमें ज्ञात है x वर्ग धन 7x धन 10। तो इसके हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए मध्य पद को हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा। x वर्ग धन 7x धन 10 है, तो मध्य पद को ऐसे दो भागों में हमें बांटना है कि उन दोनों का योग अंतिम पदों के और उन दोनों का गुणनफल अंतिम पद के बराबर और मध्य पद के बराबर उन दोनों का योग हो। तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 को मैं लिख देता हूँ 5 + 2, एक्स के स्थान पर x + 10। इस तरह से हम इन्हें दो भागों में तोड़ लिया हमने। तो दो भाग कौन कौन से टूटे, एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और इन दोनों में से जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x धन 5, और इन दोनों में से यदि हम धन 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x धन 5 दूनी 10, तो 5। तो जब हम दोनों में से x धन 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x धन 2, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमें प्राप्त हो गया है x धन 2 पहला गुणनखंड और x धन 5 दूसरा गुणनखंड। इसलिए x वर्ग धन 7x धन 10 का मान 0 है। अब देखिए हम इसे क्या बहुपद के शून्य के यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें x वर्ग धन 7x धन 10 के मान को शून्य करना पड़ेगा। तब दो कारणों से x वर्ग धन 7x धन 10 शून्य हो सकता है, या तो पहला गुणांक शून्य हो या दूसरा गुणांक शून्य हो। जब हम पहले गुणांक को शून्य करते हैं, x धन 2 बराबर शून्य करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर -2 प्राप्त होता है। पहला शून्यक हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर -2 प्राप्त हुआ। यदि हम दूसरे गुणनखंड को शून्य लिखते हैं, x धन 5 बराबर 0 लिखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है x बराबर -5। तो दूसरा शून्यक हमें प्राप्त हो जाता है -5। इस तरह से हमने बहुपद के शून्यक ज्ञात किया। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। हमें दो शून्यक तो प्राप्त हो गए, एक x बराबर -2 और एक हो गया x बराबर -5। जब हम इन शून्यकों को जोड़ेंगे तो -2 और -5 को जब हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा -7। तो वास्तव में इस बहुपद के किस पद के से मिलता जुलता ये दिख रहा है, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x वर्ग का गुणांक 1 है और x का गुणांक 7 है और अचर पद 10 है। तो हम क्या कहेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ना, ऋण और 7 क्या है, x का गुणांक, मतलब x का गुणांक क्या मानते हैं हम, b बटे x वर्ग का गुणांक 1 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, a। तो वास्तव में हमें यह पता चला कि शून्यकों को जब हमने जोड़ा तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह ऋण b बटे a के बराबर प्राप्त हुआ। अर्थात जब हम शून्यकों को जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं b वास्तव में क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x वर्ग का गुणांक। तो हमारी सत्यता सिद्ध होती है कि शून्यकों का योगफल ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग के गुणांक के बराबर होना चाहिए। तो वो है, अर्थात हम इस बहुपद की सत्यता को सिद्ध कर पा रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, शून्यकों का गुणनफल। जब हम इन शून्यकों का गुणनफल करेंगे यानी -2 और -5 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। वास्तव में इस बहुपद में 10 क्या है, 10 अचर पद है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10 के बटे जब हम 1 लिखेंगे इसे, ये देखिए, तो ये क्या प्राप्त हुआ,
ऊपर प्राप्त हुआ हमें अचर पद और नीचे एक क्या है, एक्स वर्ग का गुणांक है। इस तरह से हम इस बहुपद के पहले शून्य ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद इन शून्यकों से बहुपद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वास्तव में हर बार जब भी हम हल करेंगे तो शून्यकों का योगफल ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक प्राप्त होगा और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक प्राप्त होगा। अब आइए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 हमारे पास है, बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सर्वसम्मिका a वर्ग ऋण b वर्ग का प्रयोग हम यहाँ कर देंगे, लेकिन हमारे पास 3 का तो वर्ग नहीं है, लेकिन 3 को हम करनी 3 का वर्ग तो लिख सकते हैं ना। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 वास्तव में क्या है, 3 वास्तव में करनी 3 का वर्ग है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ a वर्ग और b वर्ग का फार्मूला लगाना है। तो क्या हो जाएगा, x वर्ग किस में लगेगा, a वर्ग ऋण b वर्ग का फार्मूला यहाँ पर लगेगा कि x वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग बराबर एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b लिखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x ऋण करनी 3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x धन करनी 3। इस तरह से इस बहुपद को हमने गुणनखंड में तोड़ लिया। हम इसके शून्य ज्ञात करना है तो यह बहुपद का मान क्या होगा, शून्य होगा। जब शून्य होगा तो या तो पहला गुणनखंड शून्य होगा या दूसरा गुणनखंड शून्य होगा, क्योंकि शून्य होगा तभी तो इस पूरे का उत्तर शून्य प्राप्त होगा। तो हम पहले लेते हैं x ऋण करनी 3 बराबर शून्य, तो x बराबर करनी 3 प्राप्त हुआ और x धन करनी 3 बराबर शून्य, तो x बराबर ऋण करनी 3 प्राप्त हुआ। जब हम लेंगे x, देखिए x ऋण करनी 3 बराबर शून्य, तो हमें प्राप्त हुआ पहला शून्यक x बराबर करनी 3 और जब हमने लिया x धन करनी 3 बराबर शून्य तो हमें प्राप्त हुआ दूसरा शून्यक x बराबर ऋण करनी 3। इस तरह से हमें ये दो शून्यक प्राप्त हुए। इसके बाद हमने क्या किया है, देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वास्तव में हम जब इन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ देखना है कि x वर्ग ऋण 3 में जब हम व्यापक द्विघात बहुपद से जब हम तुलना करेंगे इसकी, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, a बराबर 1, b का x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो b बराबर 0 और c बराबर ऋण 3। इस तरह से मान प्राप्त हो रहे हैं। तो हम वास्तव में यह जान गए हैं कि शून्य क्या है, ऋण x वर्ग का गुणांक, ऋण x का गुणांक हम लिख सकते हैं शून्य को। ये देखिए ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। आप यदि शून्य के बटे में x वर्ग का गुणांक 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, क्या फर्क पड़ता है, तो हम उसे लिख सकते हैं। हमारा तथ्य को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक का मान भी शून्य ही प्राप्त होगा, अर्थात हमारी सत्यता सिद्ध होती है। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं। करनी 3 और ऋण करनी 3 का जब हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऋण 3। हमें क्या प्राप्त होता है, ऋण 3 प्राप्त होता है। तो वास्तव में हम अचर पद और x वर्ग के गुणांक को जब हल करेंगे, अचर पद हमारे पास कितना है, ऋण 3 है, x वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है, तो उसका मान भी हमें कितना प्राप्त होगा, ऋण 3 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारी सत्यता सिद्ध होती है कि सदैव सदैव शून्यकों का योगफल ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक होता है और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक के बराबर होता है। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास उदाहरण नंबर 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः
ऋण 3 और ऋण 2 है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया हुआ है। कितना है? ऋण 3 है। तो वास्तव में शून्यकों का योग तो ऋण b/a होता है। फिर शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। और वास्तव में होता क्या है, हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है या अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक होता है। तो हम यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे कि वास्तव में ऋण 3 के बटे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। उसकी तुलना ऋण b/a से जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा में भी क्या मान दिया हुआ है? 2। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है। इसकी तुलना जब हम c/a से करेंगे तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इन दोनों पदों में a का मान समान है क्या? यदि a का मान समान है तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 1 है, b बराबर, b के समकक्ष कौन है? ऋण से ऋण कैंसिल हुआ तो b बराबर 3 है और c बराबर 2 है। इस तरह से हम यहाँ पर 3 शून्यक इस तरह से 3 a b c तीनों गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही हम शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल का इस्तेमाल करके गुणांक निकाल लेंगे तो गुणांक निकालने के बाद हमें पता है कि व्यापक द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है? व्यापक द्विघात बहुपद व्यापक द्विघात बहुपद होता है ax² धन bx धन c। यहाँ पर जैसे ही हम a b और c के मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए a का मान 1 है तो 1x² धन b का मान कितना है? 3 है तो 3x धन c का मान कितना है? 2 है। इस तरह से हमें यह द्विघात बहुपद x² धन 3x धन 2 प्राप्त हुआ, जैसे कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जांच कर सकते हैं कि अन्य कोई द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करता है। जैसे जितने भी हम गुणांक के मान लें और के गुणांक वाले और भी बहुत सारे बहुपद हैं जो इस तरह के हो सकते हैं जहां के एक वास्तविक संख्या है। हम किसी भी द्विघात बहुपद में अनंत वास्तविक संख्याओं का गुणा कर करके इसी तरह के शून्यक वाले और भी अनंत बहुपद बना सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण 5 है हमारा, जांच कीजिए कि द्विघात बहुपद px बराबर 3x की घात 3 ऋण 5x ऋण 11x ऋण 3 के शून्यक 3 ऋण 1 और ऋण 1/3 है। तो सबसे पहले चुनौती हमारे पास है कि इस बहुपद के शून्यक, चूंकि ये 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे और वो तीनों शून्यक यही हैं। हमें यह सिद्ध करना है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो हम सत्यता की जांच कर लेंगे। सबसे पहले ये शून्यक सही है या नहीं, कैसे मिलान करेंगे? तो सबसे पहले हम इस बहुपद में पहला शून्यक x बराबर 3 रखते हैं। पहला शून्यक रखने पर हमें वास्तव में शून्य प्राप्त होता है, अर्थात यह शून्यक है। फिर हम दूसरा शून्यक x बराबर ऋण 1 रखते हैं इस बहुपद में। रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप ऋण 1 रखिए। तो जब हम इसे ऋण 1 रखने के बाद हल करते हैं तब भी हमें शून्यक रखने पर मान शून्य प्राप्त होता है, अर्थात ऋण 1 भी एक शून्यक है। अब हम x बराबर इस बहुपद में ऋण 1/3 रखते हैं। तो ऋण 1/3 रखने पर भी जब हम बहुपद को हल करते हैं तो हमें मान शून्य ही प्राप्त होता है, अर्थात 3 ऋण 1 और ऋण 1/3 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो यह समस्या तो हमारी हल हो गई कि हमने एक बार मान 3 रखा, एक बार ऋण 1 रखा, एक बार ऋण 1/3 रखा,
तो हमें ये तीनों शून्यक रखने पर शून्य मान प्राप्त हुआ। वास्तव में शून्य बना देने वाले ये शून्यक ही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? हमने अल्फा ले लिया 3, बीटा ले लिया -1 और तीसरा शून्यक को हमने गामा नाम दे दिया ऋण 1/3। तो जब शून्यकों का हम योग करते हैं, तीनों शून्यकों का जब हम योग करेंगे अल्फा धन बीटा धन गामा, तो भी हम जब इन्हें हल करेंगे तो हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा ऋण, हमें 5/3 प्राप्त होगा। ये 5/3 जो प्राप्त हुआ है, वास्तव में हम चेक करेंगे कि हमारे ऋण b/a के मान के बराबर है या नहीं। ऋण b/a के मान के बराबर जब हमने देखा तो b का मान वास्तव में कितना है? b का मान है हमारा ऋण 5 और उसके पहले जब हम ऋण लगाएंगे तो ऋण 5 जैसे कि ये दिया हुआ है ऋण 5/3, तो 2 बार ऋण होने के बाद 5/3 ही प्राप्त हुआ। तो इससे हम लिख सकते हैं ऋण b/a, यानी पहली सत्यता हमारी सिद्ध होती है। दूसरे में हम दो शून्यकों के गुणनफल के रूप को हम लेते हैं। हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, वैसे ही बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा तीनों को भी यदि हम जोड़ देंगे तो त्रिघात बहुपद के लिए c/a के बराबर आना चाहिए। तो चलिए, हमने अल्फा इंटू बीटा किया, बीटा इंटू गामा किया, गामा इंटू अल्फा किया, तो हमें प्राप्त हुआ ऋण 11/3। वास्तव में जब हम c/a करेंगे, c कितना है? ऋण 11 है, a कितना है? 3 है, तो c/a भी ऋण 11/3 ही प्राप्त होगा। यानी अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा का योग भी c/a ही प्राप्त हुआ है। और हमें प्राप्त पता है कि समस्त शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल तो c/a है, लेकिन समस्त शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर 3 शून्यक हैं, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल जब हम करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ है। वास्तव में ये किसके बराबर प्राप्त होना चाहिए? ऋण d/a के बराबर प्राप्त होना चाहिए, यानी ऋण अचर पद बटे x की घात 3 का गुणांक के बराबर आना चाहिए। तो जब हमने इसे हल किया तो हमें वास्तव में ऋण d/a के बराबर ही मान प्राप्त हुआ है, अर्थात हमारे हमारे तीनों सत्यताएं सिद्ध होती हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।